अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अब इस देश में आम चुनाव को महज 1 साल का वक्त बचा है और अब आप देखेंगे कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट और पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट दोनों बनना शुरू हो चुका है। तो ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट किन के बीच हो रहा है? आप देखेंगे कि सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस और अपोजिशन और उसके अलायंस पार्टनर्स, अब इनमें आपस में गोलबंदी होना शुरू हो गई है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ कोई एक बड़ा गठबंधन अभी तक आकार नहीं ले पाया है। जहां भी हैं ये 2 या 3 खेमों में बटे हुए हैं। जैसे आप 18 जनवरी को तेलंगाना पे नज़र रखिएगा और 31 जनवरी को श्रीनगर पे, उससे ये पता चलेगा कि इस देश में बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चे हैं उनमें कौन किसके साथ कहां पर खड़ा हुआ है। आज की हमारी परिचर्चा 2024 में भारतीय जनता पार्टी के अलाइज पार्टनर्स और उनकी तैयारी, और 2024 के लिए ही अपोजिशन और उसके अलाइज पार्टनर्स की क्या तैयारी है, इस विषय पर आज हम परिचर्चा आयोजित करने जा रहे हैं। बहन भाइयों, इस देश की राजनीति अब एक नया रुख अख्तियार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत और उसकी राजनीतिक शक्ति को देखते हुए विपक्ष अब एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट कर रहा है और ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट कोई एक तरफ नहीं, 2 ध्रुवीय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को क्या इसका एहसास है? बिल्कुल है। और इन दोनों अलायंस पर नज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर रखी हैं। बीजेपी अपने उन अलायंस पार्टनर्स को वापस तलाशने की कोशिश कर रही है जिनके साथ उसने 2014 और 2019 के चुनाव को जीता था। यानी पॉलिटिकल अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट का सिलसिला बीजेपी में शुरू हो चुका है, क्योंकि तैयारियों के लिए अब महज 1 वर्ष का वक्त बाकी है। अगले साल जब हम इस वक्त के इस महीने के भीतर होंगे तब तक चुनाव की प्रक्रिया तो शुरू नहीं होगी, लेकिन तब तक राजनीतिक गर्माहट शुरू हो चुकी होगी। मार्च और अप्रैल के बीच अगले साल चुनाव है। तो राजनीतिक दलों में क्या तैयारियां हैं और उन तैयारियों में लार्जेस्ट जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, इसकी क्या भूमिका होगी? हिंदी पट्टी के जो अलायंस पार्टनर हैं बीजेपी के और हिंदी पट्टी के जो अलायंस पार्टनर हैं अपोजिशन के, उनकी क्या पोजीशनिंग है? अखिलेश यादव से लेकर मायावती से होते हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये सब लोग क्या करने जा रहे हैं? मसला दिल्ली से शुरू होता है और पश्चिम बंगाल तक जाता है। बीजेपी इनका मुकाबला कैसे करेगी? और साउथ में एक नाम उभर रहा है, के चंद्रशेखर राव, KCR, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, वो एक नए अलाइनमेंट पे काम कर रहे हैं। ये अलाइनमेंट क्या कहानी कहने वाला है? और आप उधर उड़ीसा भी देख लीजिए, सटा हुआ राज्य है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पास हालांकि सीटें सब जीत करवाए थे, लेकिन वहाँ सरकार बीजेपी की नहीं है, अपोजिशन की है। ऐसी स्थिति में बीजेपी 2024 का मुकाबला इन सब के मुकाबले कैसे करेगी? और कई राज्यों में तो ऐसा हुआ है कि जहाँ बीजेपी ने ऑप्टिमम यानी सबकी सब सीट जीत रखी थी 2019 में, कहीं 1 सीट छोड़ी हो तो छोड़ी हो, क्या अब उन सीटों को बचा पाना ही बीजेपी के लिए चुनौती है? उस परफॉर्मेंस को दोहराना बीजेपी के लिए चुनौती है? या फिर ये जो 2 अलाइनमेंट तैयार होना है, एक जो कांग्रेस के नेतृत्व में और दूसरा जो अभी तैयार हो रहा है, जिसका अभी कोई लीडर तय नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे एक रुख अख्तियार कर रहा है। और इसमें कोई छोटे मोटे लोग नहीं, इसमें भी ताकतवर लोग हैं, लेकिन इसमें नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेसी अलायंस है जिस पर KCR काम कर रहे हैं। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं ममता बनर्जी। अब देखने वाली बात होगी वो कांग्रेस अलायंस के साथ खड़ी होती हैं या KCR जो बिल्टअप कर रहे हैं उसके साथ खड़ी होती हैं। तो यानी अब इस देश की राजनीति के अलाइनमेंट का सिलसिला शुरू, यानी युद्ध होने को है। अब ये तय हर राजनीतिक दल को करना है कि उसको लड़ना किस पाले से है, इस पाले से या उस पाले में। अकेले लड़ाई अब कोई नहीं लड़ेगा। अब किसी न किसी गुट के साथ, किसी न किसी वर्ग के साथ मिलकर ही लड़ाई आगे लड़ी जाने वाली है। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करेंगे। आप कुछ बयान सुन लें, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 18 जनवरी को तेलंगाना के खम्मम जिले में, ये खम्मम जिला बेसिकली विशाखापत्तनम के आसपास है और यह आंध्र प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, और यहाँ पर के चंद्रशेखर राव एक बड़ी रैली आयोजित कर रहे हैं और इस रैली में खास अट्रैक्शन हैं अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। 31 तारीख को कांग्रेस भी एक बड़ा शो कर रही है श्रीनगर में, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा का समापन है
और वहां 31 दलों को न्योता भेजा है। फारूक अब्दुल्ला से लेकर स्टालिन तक को न्योता गया है और ममता बनर्जी से लेकर गुजरात तक के नेताओं को। कांग्रेस 31 तारीख को श्रीनगर में अपना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। यानी 18 और 31 को तय होगा कि इस देश में अलाइनमेंट किसके पास मजबूत है, बीजेपी के खिलाफ केसीआर या कांग्रेस। कुछ बयान सुनिए। राहुल गांधी और केसीआर एक क्षेत्रीय दलों के नेता होकर रह गए हैं। इनकी सोच दकियानूसी है और इनकी सोच देश को प्रगति और विकास को रोकने वाली सोच है और कई बार इनके बयानों से देश भी अपमानित होता है और नेता तो अपमानित होते रहते हैं। राहुल गांधी जी 30 तारीख को श्रीनगर में यात्रा का समापन करेंगे। हम सभी अपने विपक्षी साथियों के साथ में वहां बैठेंगे। वहां से सिर्फ दिल्ली को ही संदेश नहीं जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को ही संदेश नहीं जाएगा, वहां का संदेश पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर तिरंगा लहराने के लिए भी होगा और इस्लामाबाद को भी संदेश जाएगा। बैठक तो हमने देखा कि ममता जी ने भी प्रयास किया, शरद पवार ने भी प्रयास किया, उधर नीतीश जी भी इस बात को बोल रहे थे, लेकिन कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं है। तो सकारात्मक रिजल्ट तभी आएगा जब ये लोग बैठ करके पहले सब लोग एक नेता चुन लें कि भाई हमारे मोर्चे का कौन नेता होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। हम सब लोग इस ओपिनियन के हैं कि इस सरकार को जो इस वक्त है इसको हटाने के लिए हम सबको एक होना होगा। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनका ये कहना है कि अभी वो पार्टी के लोगों से बात करेंगे और जो ओपिनियन उन सब का होगा तो अकॉर्डिंगली उसको उस पर कार्रवाई होगी। ये जो मैं जिक्र कर रहा था कांग्रेस की श्रीनगर के प्रोग्राम का, वो 31 जनवरी नहीं बहनों भाइयों, एक संशोधन है कि वो 30 जनवरी को प्रोग्राम है। इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं मेरे साथ आलोक अवस्थी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, MIM से आसिम वकार जी मौजूद हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी से, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से, उमा शंकर पांडे कांग्रेस से और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आप सब एक विशुद्ध राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा बने हैं। आलोक अवस्थी जी, शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आपको एहसास है कि आपकी पार्टी यानी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बीजेपी के खिलाफ दो बड़े अलायंस तैयार हो रहे हैं, एक केसीआर के नेतृत्व में बनता हुआ दिख रहा है और दूसरा कांग्रेस परंपरागत तरीके से आपकी दुश्मन पार्टियों को इकट्ठा करके आपके खिलाफ दिल्ली में बड़े हमले की तैयारी में है। जवाब दे पाएंगे आप उनका? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी अपने नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बहुत मजबूत पार्टी है और नरेंद्र मोदी को करोड़ों गरीब जनता का और देश की तमाम वोटरों का साथ है और विश्वास है। यह गठबंधन कई बार बने और कई बार बिखरे और यह देश की जनता लगातार देखती आ रही है। एक ही एजेंडा है कि मोदी को हटाओ। कोई भी पार्टी यह एजेंडा नहीं बता रही है कि हम देश के लिए क्या करेंगे और उस कोई भी पार्टी के नेतृत्व को कोई दूसरी पार्टी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि आप जिस भी राज्य के छत्रप की बात कर रहे हैं, चाहे केसीआर की बात कर रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता जी भी बनना चाहती हैं, अखिलेश यादव जी भी बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी भी बनना चाहते हैं और यहाँ तक कि शरद पवार जी भी बनना चाहते हैं और राहुल गांधी जी बनना चाहते हैं। तो कौन किसके नेतृत्व को स्वीकार करेगा, कौन क्या करेगा, ये भविष्य के अंधकार में है। और जहाँ तक कि आपने अपने प्रोमो में एक बात कही थी कि सैचुरेशन पॉइंट पे भारतीय जनता पार्टी हिंदी बेल्ट में अपनी सीटों को लेकर के है, यह तो हम 2019 में भी थे, कहीं ये बात हमारे लिए कही जाती थी, क्योंकि 2019 में भी हम लगभग 100% सीटों पे कई राज्यों में रहे, लेकिन हमने उसको दोबारा से रिपीट किया है। क्यों किया है? क्योंकि एक काबिल नेता देश को मिला है जिसने देश की सीमा को सुरक्षित किया है, देश का सम्मान बढ़ाया है और ईमानदारी से अपना एक आचरण सिद्ध किया है। एक भी दाग उस पे दामन पे नहीं लगा है। बाकी जितनी भी पर आप ये देख रहे होंगे ना, का भी मैं अभी जैसे जिक्र कर रहा था आपसे, दिल्ली से शुरू करिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, यहाँ आपके खिलाफ, जहाँ आप हैं नहीं वहाँ आपके खिलाफ मोर्चा तैयार हो रहा है। देखिए, जहाँ हम हैं नहीं लेकिन लोकसभा में वहाँ पर हम मौजूद हैं। लोकसभा के सांसद हमारे वहाँ पे लगभग सर्वाधिक हैं। तो यह देश का चुनाव हो रहा है, यह राज्य का चुनाव नहीं हो रहा है। क्षेत्रीय दलों की बात जहाँ तक आती है उनका अपना महत्व है,
क्षेत्र के लिए जरूर महत्व है और हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ पर देश की बात आती है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और उसके क्या उद्देश्य होंगे, उसकी क्या नीतियाँ होंगी, वह क्या चीज़ लेकर के जनता के बीच में जाएगा, क्या उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहेगा, यह भविष्य के अभी अंधकार में है। और जैसा आचरण कांग्रेस का और अन्य पार्टियों का बन रहा है, देखिए ऐसा नहीं विपक्ष की सरकारें बनी है, कांग्रेस के साथ बनी है, लेकिन उनका हश्र किया हुआ है। चौधरी चरण सिंह जी की सरकार कितने दिन चलाई, कांग्रेस ने पीठ में छुरा भोंका, चंद्रशेखर जी की पीठ में छुरा भोंका, गुजराल जी की पीठ में छुरा भोंका, देवगौड़ा जी की पीठ में छुरा भोंका। ये तभी चल सकता है गठबंधन जब कांग्रेस क्या आप लीड कर रही हो और राजनीतिक रूप कांग्रेस से का विचलित प्रधानमंत्री हैं हो। कि दो तीन बड़े अलायंस इकट्ठे हो रहे हैं आपके खिलाफ? नहीं, देखिए विचलित वो होता है जिसकी अपनी जमीन कमजोर होती है और पूंजी उसकी कुछ नहीं होती है। जैसे कि अन्य राहुल गांधी जी आज जो भारत जोड़ो की एक यात्रा कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करके, लेकिन वो कौन सी किसको जोड़ रहे हैं, वो तो अपने एलाइज को ही नहीं जोड़ पा रहे हैं। और जहां वो खाली एक उनकी ब्रांडिंग करने के लिए कि वो किसी तरीके से विपक्ष के नेता में ऊपर सबसे ऊपर दिखाई पड़े, ये उनका पूरा प्रयास है। लेकिन थैंक यू आलोक अवस्थी जी, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। डिबेट के दूसरी चरण में मैं आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। अनूप संडा मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनूप जी बहुत शुक्रिया आपका। आजकल मैं अक्सर देख रहा हूं कि या तो दिल्ली से या हैदराबाद से ऐसे वीडियोज़ आते हैं जिसमें केसीआर और अखिलेश यादव बड़ी गर्मजोशी से मिल रहे हैं। और अभी मैंने सुना है कि 18 जनवरी को कोई बड़ी रैली खम्मम तेलंगाना में होने जा रही है। तो क्या मैं मान लूं कि केसीआर के नेतृत्व में जो मोर्चा बन रहा है उसमें आम आदमी पार्टी, उसमें अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी जा रहे हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अखिलेश यादव भी मौजूद हैं। तो क्या मैं मानूं कि एक गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस एक अलायंस शेप ले रहा है, आकार ले रहा है केसीआर के नेतृत्व में, और अखिलेश यादव को कोई प्रॉब्लम नहीं है केसीआर के साथ जाने में? मुझे थोड़ा समय दीजिएगा ब्रजेश जी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। इस देश की राजनीति में सबसे पहले कांग्रेस के एकाधिकार को मिटाने के लिए हम सब के नेता समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, जिसका मूल ये था कि न्यूनतम समयबद्ध कार्यक्रम पर आधारित एक मोर्चा अलायंस बने और वो वोटों के विभाजन को रोक करके कांग्रेस को सत्ता से हटाने का काम करे। और आपको ये भी जानकारी होगी कि 1967 में 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें नहीं बनी थी और संयुक्त विपक्षी दलों की सरकारें बनी थी। और उसी गैर कांग्रेसवाद के नारे से ही भारतीय जनता पार्टी को भी अपने अस्तित्व को बचाने में सहायता मिली। हमारे नेताओं की, तत्कालीन नेताओं की उदारता और भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा के अंतर्गत काम करती है उसकी कुटिलता और स्वार्थ, इसने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने के लिए दिशा दी। पूरे देश में हमेशा से गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई एक तीसरी धारा जो समाजवादी धारा, मध्यमार्गी धारा रही है, वो राजनीति में मौजूद रही। और अभी केसीआर की इस रैली में आपने जैसा बताया कि अरविंद केजरीवाल जी भी जा रहे हैं, मान जी भी जा रहे हैं, अखिलेश जी भी जा रहे हैं, यानी समस्त विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि इन्होंने कहा कि विपक्ष का नारा है मोदी हटाओ, मोदी हटाओ नहीं, हमारा नारा है देश बचाओ जी, नफरत हटाओ, गैर जिम्मेदारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, देश को विकास के रास्ते पर ले जाओ, देश की एकता और अखंडता को बचाओ। इन सारे सवालों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि केसीआर के साथ खड़े होकर अखिलेश यादव को क्या राजनीतिक लाभ है? देखिए, अखिलेश यादव मात्र उत्तर प्रदेश के नेता नहीं है। हमारी पार्टी भले ही उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रभावी हो, लेकिन हमारी रणनीति, हमारी विचारधारा पूरी दुनिया में काम करने की विचारधारा, और पूरे देश में हम काम करना चाहते हैं। तो एक डायस पे आप लोग मौजूद हैं। अब मैं देख रहा हूं कि उस डायस पे प्रोमिनेंटली, मैं इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रोमिनेंटली आम आदमी पार्टी के 2 टॉप लीडर्स भी हैं, उनके साथ स्टेज साझा होगा। क्या ये फ्यूचर अलायंस के संकेत हैं? अगर हाँ तो ओपनली कहिए। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में चीजें बनने में समय लगता है। अभी समय है चुनाव में, आपने खुद अपने प्रोमो में शुरुआत में कहा, अभी चीजें प्राथमिक स्थिति में हैं। यह सुनिश्चित है कि विपक्ष का हर नेता जो देश का भला चाहता है और देश की एकता अखंडता को सुरक्षित रखना चाहता है और इस देश की से नफरत की राजनीति को समाप्त करना चाहता है। तो क्या आप ये कह पाने की स्थिति में है अनूप जी कि गैर बीजेपी,
गैर कांग्रेस अलायंस में जाना पसंद करेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी अभी सारी परिस्थितियों का आकलन कर रही है। मैंने कहा ना कि अभी बहुत जल्दी की स्थिति है, आगे चल करके इस पे किस तरीके की प्रगति होती है, किस तरीके के कार्यक्रम बनते जी। हैं, ये सुनिश्चित है कि हम ना कांग्रेस की पिछलग्गू पार्टी हैं और भारतीय जनता पार्टी की किसी भी बात को स्वीकार करने का तो कोई सवाल बहुत ही नहीं। शुक्रिया आपका, चूंकि आपने एक लेकिन हमारी रेलिवेंट मसला उठाया, विचारधारा बहुत अपना एक अस्तित्व शुक्रिया। रखती मैं इस है पर और चर्चा को इसका आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ लक्ष्य आम आदमी समता, पार्टी के संपन्नता, एक समाज प्रवक्ता बनाना। वैभव माहेश्वरी मौजूद हैं। वैभव जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि केसीआर का एक कार्यक्रम है खम्मम में, तेलंगाना में, और उसमें अखिलेश यादव भी जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, केसीआर, ये सब लोग रहेंगे। क्या आप लोग कोई अलायंस पर चर्चा कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, या फिर ये एक साधारण प्रोग्राम? वैसे राजनीति में कोई भी कार्यक्रम साधारण नहीं होता। क्या मैं मानूं कि आप लोग इन फ्यूचर किसी अलायंस पे काम कर रहे हैं? विजय जी, इसके दो जवाब हैं। पहली बात ये कि अलायंस पर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो स्थिति अभी नहीं है और बहुत ही वो स्थिति दूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के कम्युनल शासन से ये देश बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इनकी कम्युनल राजनीति के पीछे देश का जो डेवलपमेंट का एजेंडा है वो पीछे छूट जाता है। एजुकेशन की बात ये कभी नहीं करते, हेल्थ की बात कभी नहीं करते, रोजगार और व्यापार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, देश की इकोनॉमी खत्म हो गई है और बुरी तरह से देश के ऊपर जो कर्जा है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो हालात तो बहुत ज्यादा खराब है। और जब इन पर सवाल उठते हैं तो सवालों को राष्ट्रवाद और धर्म और इस तरह की राजनीति में ढक दिया जाता है। तो एक देश में जरूरत तो है, मैं मानता हूं कि जरूरत तो है कि नॉन बीजेपी अलायंस एक जन्म ले, या फिर कोई भी एक नॉन कांग्रेस अलायंस भी मजबूत उठे, जो कि मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी पार्टी जो कि इनकी सीबीआई और ईडी के दबाव में ना आए, पहली बात। कांग्रेस दबाव और में आती दूसरी है? चीज, बहुत बार दबाव में आते हैं। अभी तो मैं जैसे बताऊं, दिल्ली में जब हमारे यहाँ सीबीआई और ईडी आती है तो ज्यादातर 99% केसेस में हमने देखा है कांग्रेस उनके साथ में खड़ी होती है और उल्टा वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं बीजेपी के समर्थन में। कभी यहाँ अभी मेयर के ऊपर बात चल रही है, दिल्ली एमसीडी में मेयर बीजेपी का बनेगा, उसमें का कांग्रेस की भूमिका इसमें बीजेपी के सपोर्ट में खड़ी हुई। इसलिए ये भरोसा अभी आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती कि कांग्रेस वो ऑप्शन बनेगी कि बीजेपी की कम्युनल राजनीति का इनके पास जवाब है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी पार्टियां हैं क्या जो बीजेपी जैसी डेवलपमेंट के एजेंडे ताकतवर को, पार्टी से केसीआर, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, ये तीन मिलकर मुकाबला कर पाएंगे? विजय जी, बीजेपी की ताकतवर पार्टी जो है ना, उसको बनने में बरसों लगे, और ताकतवर पार्टी का जो फायदा है वो पब्लिक को नहीं मिला। पब्लिक कमजोर होती जा रही है, पार्टी ताकतवर होती चली जा रही है। तो ये देश कैसे, मेन चीज ये है कि देश को ताकतवर बनना है। मेन चीज ये है कि जनता को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, स्वास्थ्य से ताकतवर बनना है, ना कि पार्टी ताकतवर होती चली जाएगी। तो समय तो आई गया है कि इनकी जो तो नीतियां आप हैं जो ऐसे पब्लिक के खिलाफ अलायंस है। का पार्ट होना चाहेंगे जो गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस बुनियाद पर खड़ा हो? हम किसी भी ऐसे अलायंस का पार्ट जरूर होना चाहेंगे जो कंट्री में एजुकेशन की, हेल्थ की, रोजगार की बात करता हो और उसको डिलीवर क्या करने का उनका रोजगार, रिकॉर्ड भी हो। लेकिन एजुकेशन फिलहाल और जो हेल्थ की ये, बात सिर्फ केसीआर, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है? नहीं, तो मैंने ये कहा कि हम किसी भी ऐसे अलायंस का हिस्सा होना चाहेंगे जो डेवलपमेंट की बात करता हो या एजुकेशन और हेल्थ की बात करता हो। लेकिन जहां तक ये प्रोग्राम है, ये उनका एक बुलावा है और इन पार्टियां एक कर्टसी के तौर पर उसमें शामिल हो रही है। राजनीति में यहाँ कौन पर सी कोई अलायंस कर्टसी? ये की उनका चर्चा प्रोग्राम हो रहा है, आप इनवाइट हैं, आप एक स्टेज पे मौजूद रहेंगे। अभी 30 को कांग्रेस भी यही करेगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका कोई अलायंस से लेना देना नहीं है। फिलहाल ये बहुत ज्यादा जल्दी है। अभी तो बीजेपी से पूरी लड़ाई हमारी इसी बात पे क्या चल रही है उसका बदला है कि मेयर किसका कांग्रेस ने बनेगा। आपको इनविटेशन नहीं भेजा 30 तारीख का? नहीं, हमें नहीं पता कि कांग्रेस इनविटेशन भेज रही है नहीं भेज रही है। अगर भेज भी रही है तो वो हमारे लिए रेलिवेंट पार्टी नहीं है ब्रिजेश जी, मैं बहुत बार इसको कह चुका हूँ। वो रेलिवेंट पार्टी नहीं है हमारे लिए, हमारी नजरों में वो देश का ऑप्शन नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनका जो भी प्रयास चल रहे हैं वो अच्छी बात है, बहुत उसके लिए शुक्रिया आपका। शुभकामनाएं। मैं डिबेट को लेकिन आगे वो बढ़ाता हूँ जी। उमाशंकर पांडे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। उमाशंकर जी, शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस 30 जनवरी को श्रीनगर में कोई कार्यक्रम कर रही है जिसमें आपने अपोजिशन के लीडर्स को आमंत्रित किया हुआ है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि कुछ एक दल हैं जो आपके भी अलायंस का पार्ट बनना नहीं चाहते हैं या आप उन्हें बनाना नहीं चाहते हैं, और वो 18 तारीख को अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे जिन्हें आप मंजूर नहीं हैं। ब्रजेश जी, देखिए, जो इनविटेशन गया है उसमें स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको इनविटेशन दिया है।
लाइक माइंडेड का मतलब होता है कि जो देश के सामने मौजूदा चैलेंज है, सेकुलरिज्म को बचाने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तमाम सेकुलरिज्म, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने के खिलाफ जो लोग इस सोच के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको इनविटेशन दिया है। ये तीन नहीं खड़े हैं, जिनका मैं आ तो रहा हूं। देखिए, जहां तक बात केसीआर की है, ये कोई नया इतिहास नहीं रचा जा रहा है। ये इतिहास पहले से रहा है कि एक तरफ आरएसएस की सोच रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस की विचारधारा रही है। बीच में कुछ लोग जो अवसर की भी तलाश करते रहते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को परोक्ष अपरोक्ष रूप से फायदा पहुंचाने का खेल करते रहते हैं। किसके बारे में कह रहे वो हैं? पहले भी रहा है, किसके पहले बारे में भी कह रहे हैं? क्या इस पांडे जी देश खुलकर में बात करो, बंद में नहीं, मत खेलो। ब्रजेश जी, क्या पहले इस देश में गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी अलायंस नहीं बना है? क्या वो अलायंस किसको कमजोर करने के लिए बना और किसके कारण देश 5 साल 7 साल पिछड़ा है ऐसे अलायंस के कारण? और दूसरी बात देखिए, वैभव जी भी बैठे हैं, राष्ट्रीय पार्टी हो गए, इनको बधाई, लेकिन इनका बयान देखिए। पहले भी डिबेट में जब गुजरात और हिमाचल के चुनाव चल रहे थे तो कह रहे थे कांग्रेस का कोई रेलिवेंस नहीं है। गोवा में 8% वोट ले गए, गुजरात में 13% वोट ले गए। किसको फायदा पांडे पहुंचा जी रहे हैं? आपकी छाती पर किसको चढ़ाए हैं ये पहुंचा लोग। रहे हैं फायदा? आपकी छाती पर आ गए हैं आज ये लोग। संयुक्त मोर्चा कहां है ब्रजेश जी? आपकी छाती पर आकर आज वैभव जी संयुक्त- प्लीज, हाँ। आज संयुक्त मोर्चा वैभव कहां जी, है? नो अस्तित्व है कुछ? नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। अस्तित्व है कुछ? आज अस्तित्व है कुछ? केसीआर को बचना है। आप कलेश्वर का घोटाला देख लीजिए, अमित शाह का बयान देख लीजिए। 40 करोड़ का प्रोजेक्ट 80 करोड़ का हो जाता है और ईडी सीबीआई बैक हो जाती है। और अभी वैभव जी कह रहे थे वो शिक्षा, अरे भैया दारू पिला के शिक्षा को आगे बढ़ाओगे क्या? एक के बदले एक फ्री। मनीष सिसोदिया पर, मनीष आजकल आलोक सिसोदिया के अवस्थी को खिलाफ छोड़ के ब्रजेश जी वैभव देखिए। महेश्वरी के पीछे पड़े हो। देखिए, ये सेटिंग देख लीजिए, डील देख लीजिए, इनकी हिम्मत नहीं है। नहीं, मैं तो आपकी भी डील देख कांग्रेस रहा के हूं। साथ ये शामिल मैं हो तो आपकी भी डील देखा। देख। देखिए, कांग्रेस के मैं पहले साथ कह रहा आम था ये आदमी ऑप्शन पार्टी नहीं आ है। जाएगी, हिम्मत नहीं। मनीष सिसोदिया जेल नहीं मैं चले पहले कह रहा था जाएंगे ये क्या? ऑप्शन नो नहीं है। वैभव जी प्लीज, नो मनीष रनिंग सिसोदिया कमेंट्री। जेल नहीं चले जाएंगे क्या? बीजेपी इतना चिल्ला रही थी, इतना बड़ा घोटाला मनीष सिसोदिया ने कर दिया। 4 सीट से 2-4 सीट दाखिल हुई, मनीष सिसोदिया का नाम गायब है। ये डील नहीं है क्या? देखो, देश इसको 3 बड़े समझता नेता नहीं है क्या? इकट्ठे हो रहे हैं 18 तारीख को। केसीआर, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और उनके पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी। यानी ये 3 एक साथ आ रहे हैं। अब तो सिग्नल साफ है, जब स्टेज साझा कर लिया तो मतलब साथ हैं। ब्रजेश जी, आप क्यों विचलित हैं? केसीआर गली में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती, ये इनकी पहचान है केसीआर का। चुनाव में हम लोगों ने देखा नहीं क्या? अब आपको ये आम आदमी पार्टी, बहुत फाइटर नेता हैं, उस व्यक्ति ने भूगोल बदला वो है हमने अपने देखा है, बनाया क्षेत्र का। हम ही ने था, उनको बनाया कांग्रेस ने ही था। और वो कांग्रेस को धोखा देके चले गए। और जो लोग कांग्रेस को धोखा देके गए, बहुत फाइटर लीडर हैं वो। उनका अस्तित्व आने वाले दौर में खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी जी ने एक बड़ी लाइन खींच दी है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। अब पांडे जी, शुक्रिया आपका। लास्ट बात, तमाम गैर भाजपाई आपके दलों मित्र सैयद आसिम गैर वकार, भाजपाई दलों जी। को यह समझना होगा कि वो लाइन के इस पार हैं या उस पार हैं, इसी में वो एक्सपोज हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आप सबकी बात सुनाते हुए मैं अब आसिम वकार साहब के पास पहुंचा हूं। वो इसको कंक्लूड करेंगे कि वो इसके बारे सबके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने जैसा कि बताया कि 18 जनवरी और 30 जनवरी ये अपोजिशन के अलायंस के बनने के लिए एक बड़ी तिथि है। 18 तारीख को खम्मम में जो कुछ हो रहा है और श्रीनगर में 30 तारीख को। मैं समझना चाहता हूं कि तेलंगाना की रैली, आपकी पार्टी तेलंगाना में ठीक ठाक पोजीशन पर भी है, आप सपोर्ट भी करते हैं केसीआर को, लेकिन अभी तक ओवैसी साहब को इनविटेशन नहीं मिला है। और मैं देख रहा हूं कि अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल वहां जा रहे हैं। हमारी पार्टी को एक इनविटेशन मिला नहीं मिला, इसकी फिक्र छोड़ दीजिए। वो ओवैसी साहब और केसीआर साहब की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपस में, और ये बात आप भी जानते हैं और केसीआर साहब भी जानते हैं और हमारे बॉस भी जानते हैं ओवैसी साहब। वहाँ कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मत देखिए। इसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो बता दीजिए। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल कार्यक्रम हो रहा है और ओवैसी साहब का वहाँ न होना, ये मेरे लिए तो चिंता का विषय है।
और आपके लिए भी होना चाहिए। आज सर 13 तारीख है और प्रोग्राम 18 तारीख को है सर। अभी से सब कुछ क्यों तय किए ले रहे हैं सर? सर लखनऊ वाले पहुंचे जा रहे हैं, चंडीगढ़ वाले जा रहे हैं, दिल्ली वाले जा रहे हैं, और जो चार मीनार के बगल में बैठे हैं उनको नहीं बुलाया जा रहा। सर तो चिंता तो करूंगा सर। सर लखनऊ वाले भी अभी यहीं हैं, लखनऊ में ही, और दिल्ली वाले भी अभी दिल्ली में ही हैं। बुरा तो लगा होगा? नहीं सर, क्यों बुरा लगेगा? अभी तो मैं देख रहा था आप कांग्रेस के बारे में पूछ रहे थे कि उन्होंने इनको बुलाया, उनको नहीं बुलाया। अब मुझसे आप पूछ ही नहीं पर रहे आपसे कांग्रेस मैं के समझ ऊपर। नहीं, मैं पहले तो आपका इनविटेशन समझ रहा था कि भाई केसीआर आपके दोस्त आपको इनवाइट नहीं कर। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि दो मोर्चे अच्छा बन रहे हैं, एक गैर कांग्रेस गैर बीजेपी बात पर टिका हुआ है, और दूसरा कांग्रेस अपने अलायंस पार्टनर्स तैयार कर रही है और 30 जनवरी को उसका ऐलान भी करेगा और उनके मंच से दिखेगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी का इनमें से कौन मुकाबला कर पाएगा? नहीं देखिए, अभी आपने बहुत कई लोगों से सवाल पूछा, मुझे समझ में आया शायद मुझसे भी वही पूछेंगे। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी को या फला को कांग्रेस ने नहीं बुलाया। सर कांग्रेस ने सिर्फ उन लोगों को बुलाया है, वो दल जो राहुल गांधी में विश्वास रखते हैं और राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं, और जो लोग खुद में ताकत रखते हैं, स्ट्रेंथ है जिनकी अपनी जी, और जो राहुल गांधी साहब के पीछे नहीं खड़े हो सकते। राहुल गांधी जी को उनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस ने उनको नहीं बुलाया। कांग्रेस जानती है कि उनको बुलाएंगे तो भी वो नहीं जाएंगे। सर ममता बनर्जी, और शरद पवार, कांग्रेस सीताराम पार्टी, येचुरी, बीजेपी का चंद्रबाबू विकल्प नायडू, देश में स्टालिन, ये सब क्या राहुल गांधी को अपना नेता थोड़ी माने हैं? अलायंस पार्टनर है सर, और आपको दोनों तरफ से न्योता नहीं है। चिंता की बात आपके लिए ये है? नहीं सर, मैंने आपसे कहा भी आप बिहार में देखिए, खाली राहुल गांधी जी को उनकी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार दिया गया था, बताया गया था, तो बिहार में इनके अलायंस में खड़बड़ी मच गई। कहाँ मानते हैं नेता? और कांग्रेस ऑप्शन नहीं है सर, कांग्रेस ऑप्शन नहीं है। लड़ाई जो लड़ सकता है देश उसके साथ खड़ा होगा। लड़ाई मोदी को हटाने की नहीं है, लड़ाई देश को बचाने की है। लड़ाई ये नहीं है कि मोदी जी को हटा दिया जाए, लड़ाई ये है कि देश को बचाया कैसे जाए। अगर देश नहीं बचेगा तो देश में नौकरियां तो नहीं आप बचेंगी, ही कोई सजेस्ट करिए नौजवानों कि को भविष्य आपको नहीं क्या बचेगा। लगता है कि ताकत में कौन हमारा आने अधिक वाला है? कल अंधकार में चला जाएगा। कांग्रेस वाला या फिर केसीआर वाला, या इसके विपरीत भी कांग्रेस कोई नहीं एक है सर, अलायंस बने कांग्रेस नहीं है। जिसमें बाकी लोग आए? नहीं देखिए, केसीआर एक बेहतरीन लीडर हैं, अच्छे ब्रिलियंट लीडर हैं, और मैं समझता हूं कि केसीआर के जो फैसले होते हैं वो भविष्य के फैसले होते हैं। केसीआर साहब 2014 में उन्होंने शपथ ली थी तेलंगाना के मुख्यमंत्री की, पहले मुख्यमंत्री हैं वो, और उसके बाद में अब दूसरा इलेक्शन लड़े तब भी वो चुनाव में जीत गए और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और उनके जो फैसले होंगे वो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर लड़ाई के फैसले हैं। देश को बचाया कैसे जाए, लड़ाई इस बात की है। कांग्रेस को कैसे बचाया जाए ये कांग्रेस जाने। सर आपकी बातों से राहुल लग रहा है गांधी जी को कि establish इस कैसे किया अलायंस जाए, के ये कांग्रेस पीछे, जाने। पर्दे के पीछे आप भी कहीं खड़े हुए हैं। कौन से अलायंस के पीछे सर? केसीआर वाले, अभी आप बता रहे हैं बहुत बेहतरीन लीडर। सर हम लोग अलग कहाँ हैं वहां? तो सर फिर उस मंच पर अखिलेश यादव भी हम हैं लोग और तो अरविंद वैसे सबके केजरीवाल साथ भी खड़े हैं हैं, सब, तो अब आप इकट्ठा। इनको भी ऑन कर लीजिए सर। नहीं सर देखिए, अभी तो 2024 से पहले अभी तो अलायंस बड़े होंगे, अभी तो और भी लोग जुड़ेंगे उसके अंदर जी। अभी तो देखते रहिए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए। तो आप वेलकम करते हैं अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का हैदराबाद में? नहीं सर, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जिसका वेलकम करेंगे उसका वेलकम, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जिसका विरोध करेंगे उसका विरोध। जी, जो असमंजस है थोड़ा है। पार्टियां होती हैं, जो संगठन होते हैं, फंसा दिया है उनमें व्यक्ति कांग्रेस विशेष की और विचारधारा वैभव नहीं महतो। चलती है। आज उसमें आपको फंसा दिया है इन लोगों ने वकार साहब। नहीं देखिए, बताओ जी सर, आपकी आवाज नहीं आई। मैंने कहा इन लोगों ने, दोनों ने मिल के आपको फंसा दिया है आज।
नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो दुआ करता हूं कभी कोई मुझे फंसाए। नहीं तो पर आज खुल के बोल नहीं पा रहे हो आप, अपनी नैसर्गिक शैली में नहीं हो। आज इन दोनों ने गुगली मार के फंसा लिया है आपको। बहुत डिफेंसिव खेल रहे हो। नॉर्मली आप इतना डिफेंसिव रहते नहीं जितना आज हो। मैं समझ सकता हूँ, मेरी सिंपैथी है आपके साथ, अब मैं समझ सकता हूँ। फंसने के लिए, अरे सर मैं फंसने के लिए तैयार बैठा हूँ। ऑल राइट, बीरेन जी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। बीरेन जी बहुत शुक्रिया आपका। एक तो वखार साहब आज बहुत रक्षात्मक खेल रहे हैं, बड़ा सा हेलमेट लगाए हैं, ग्लव्स भी बांधे हैं, एडी ओडी लगाए हैं, बढ़िया ग्लव्स लगाए हैं, पैड वैड पहन के खेल रहे हैं आज। दूसरा ये जो अलायंस बन रहे हैं केसीआर वाला और कांग्रेस वाला, ये काम कर पाएंगे बीजेपी के खिलाफ, या फिर बीजेपी जैसी माइटी पावर को चैलेंज करना इनके बूते की बात नहीं है? देखिए, एक बात तो ये साफ है कि देश में आज कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो विपक्षी एकता की धुरी बन सके। और सत्ता पक्ष के पास कई सारे नेता हैं और उनके पास कई राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में वो बहुमत के साथ हैं। तो मोदी और योगी और अमित शाह जो इनकी तुलना में विपक्ष में नेता अलग अलग हैं, लेकिन वो इलाके के हिसाब से हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर जो कांग्रेस है, उसने 30 तारीख की रैली में 21 दलों को बुलाया, लेकिन बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया। ये जो 18 तारीख की रैली हो रही है, इसमें केजरीवाल भी बुलाए गए, अखिलेश यादव भी बुलाए गए, और ओवैसी की पार्टी तो वहाँ पर तेलंगाना में उनके सपोर्ट में है ही है। तो वहाँ पर स्वाभाविक है कि वकार साहब तो वहाँ स्वागत करेंगे इन लोगों का। लेकिन ये ज़रूर है कि केजरीवाल इस देश में एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं, नेता हैं। उनको राहुल गांधी की सभा में ना बुलाकर केसीआर की सभा में बुलाया जा रहा है। ये दर्शाता है कि बीजेपी और कांग्रेस से अलग कोई विपक्ष का कोई गठबंधन बनेगा जो लोकसभा चुनाव में लड़ने का इच्छुक है। लेकिन उसमें एक पेच और है, केसीआर वाले में नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया, नीतीश कुमार भी नहीं है वहाँ। तो ये जो विपक्ष का जो भी गठबंधन बनता है, देखिए ये माना जाता है कि ये मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकने के लिए बनता है, कि मुस्लिम वोट एक जगह पड़ जाए, बीजेपी के खिलाफ पड़े। उसके लिए अलग अलग इलाके में अलग अलग व्यवस्था है। आपने देखा होगा कि चुनाव जब भी देश में हुए, यूपीए की सरकार चली या एनडीए की सरकार चली, गठबंधन की पहले कई चुनाव के पहले कोई गठबंधन था, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए, चुनाव के बाद सरकार चलाने के लिए नए नए गठबंधन बने, और उसमें लोगों ने चुनाव दोबारा न इस नाम पर सरकारें चलाई, और वो गठबंधन लंबा चले। तो ये बातें आप देखते होंगे कि उस समय रामविलास पासवान थे, जिंदा थे, हर पार्टी की सरकार में मंत्री रहे। अजीत सिंह चौधरी हुआ करते थे, वो भी किसकी सरकार रहे मंत्री, वो जरूर बनते थे। तो चुनाव के बाद की स्थिति बदल जाती है। चुनाव के पहले राग अलग रहता है, कोशिश अलग रहती है। इस देश में लोग जानते हैं कि जब मुलायम सिंह जिंदा थे, लालू यादव सक्रिय राजनीति में थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब भी विपक्षी एकता नहीं हो पाई। आज तो बहुत पार्टियां हैं, नाखून से ताला नहीं खुलता है, उसके लिए चाबी की जरूरत होती है। विपक्षी एकता उसी तरह से है, नाखून से ताला न खोलिए, उसके लिए आपको अलग दल बना के राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव जीतना पड़ेगा। राहुल गांधी 30 तारीख को अपनी यात्रा का समापन कर रहे हैं कश्मीर में। 21 पार्टियों को बुलाया, केजरीवाल, ओवैसी और चंद्रशेखर राव, इन लोगों को नहीं बुलाया उन्होंने। जगन मोहन रेड्डी, इनको नहीं बुलाया, बीजू पटनायक। तो ये किस तरह कैसे एकता बनेगी? क्या इसमें सारे दल तो बीजेपी के साथ है नहीं, लेकिन कांग्रेस को डर है कि अगर हम अरविंद केजरीवाल को बुला लेंगे तो दिल्ली में और जगह पर उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। तो ये भी कांग्रेस के साथ देखिए असमंजस की स्थिति है। चुनाव के बाद सब एक दूसरे का सपोर्ट ले लेते हैं, जानते हैं कि अब तो 5 साल कोई सवाल जवाब चाहे जितना पूछे जनता भूल जाएगी, कुछ होगा नहीं। सियासी गठबंधन तो अवसरवादी होता है, ये हर कोई जानता है। और इसकी वजह से देखिए कि देश में अस्थायी तौर पर न कोई दुश्मन रहा न दोस्त रहा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े प्लेयर हैं विपक्ष के। कांग्रेस ने भी बुलाया, केसीआर भी उनको बुला रही है। वो जानती है कि बिना उनके कोई गठबंधन के हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और उनका वोट शेयर ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। यूपी एक बड़ा स्टेट है, देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें देता है, 80 सीटें।
तो ये सारी बातें तो उत्तर प्रदेश को बिना अलग करके कोई विपक्ष का गठबंधन तो देखिए बन ही नहीं सकता। अब उसमें महात्मा गांधी के जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उस दिन जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का समापन है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा से एक इमेज बनाई कि वो चल सकते हैं, सड़क पर संघर्ष कर सकते हैं, जो कांग्रेस को छोड़कर गए थे उनके साथ जुड़ सकते हैं, वापस आ रहे हैं, वो नए लोगों को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन उनकी यात्रा का उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं है, वो वोट में कोई तब्दील हो पाएगी उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश में, इस पर कोई भी एतबार करने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब भी विपक्ष की बात आएगी तो बीजेपी के सामने अगर अखिलेश और मायावती का कोई गठबंधन हो, अखिलेश और कांग्रेस का कोई गठबंधन हो, तब बात तो समझ में आती है लोगों के। अन्यथा अलग अलग लड़ेंगे तो बीजेपी को थाली में परोस कर ये सीटें दे देंगे। ये कोई लोकसभा की सीट जीतने की स्थिति में नहीं है, ये अपनी अपनी डफली अपना अपना राग चलता रहेगा। ब्रजेश जी, 2024 के चुनाव को लेकर सारी बातें होती हैं और दुनिया देखती है, लोग देख रहे हैं कि चंद्रशेखर राव एक राज्य के मुख्यमंत्री जरूर हैं तेलंगाना के, लेकिन उसकी कितनी आबादी, कितना बड़ा स्टेट है, आंध्र प्रदेश से कटके बना है, हिंदी वहाँ बोली नहीं जाती, वहाँ पर क्या कौन सी एकजुटता बन जाएगी। एक बार आपको याद होगा जब वहाँ कर्नाटक में हरदनहल्ली देवगौड़ा के लड़के को जो चीफ मिनिस्टर बनाया गया था 2.5 साल के लिए, वहाँ भी बहुत सारे नेता गए थे, बहुत फोटोएं खींची थी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती, सारे लोग गए थे। क्या हुआ? शपथ ग्रहण समारोह में अपना हाथ उठा के वापस चले आए। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी एकजुट नहीं रह पाए। अच्छा, लोकसभा में कोई गठबंधन बन भी जाए तो यहाँ पर आम आदमी अलग और जो है और ये ओवैसी की पार्टी है, ये क्या प्रत्याशी खड़ा करने से मानेंगे? हाँ, इनको तो बुलाया नहीं, तो मुझे तो बड़ा मतलब, मैंने कहा वकार साहब से गलत हुआ। वकार साहब आयोजक कहे तो रहे भी 18 तारीख में समय है, बुला लेंगे। ऐसा क्या मतलब लखनऊ वालों को बुलाए ले रहे हो, चंडीगढ़ बुलाए ले रहे हो, यहाँ बगल में बैठे चार मीनार में नहीं बुला रहे हो, तो गलत है। देखिए, ये तो चीज़ें रहेंगी सियासत में, यही दर्शाती है कि एकजुटता का अभाव है। ब्रजेश जी, एक बार एक बादशाह था, उसने अपने जेल से सारे कैदियों को निकाल दिया, आज़ाद कर दिया, जाओ। तो उसमें एक बहुत बड़ा बूढ़ा कैदी दिखा, तो बादशाह ने पूछा कि तुम कब से जेल में हो? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, हम तो आपके अब्बा के ज़माने से जेल में हैं। तो बादशाह ने कहा, अच्छा सबको छोड़ दो, इसको बंद कर दो, ये अब्बा की निशानी है। तो ऐसे कांग्रेस की हालत है, बीजेपी सबको छोड़ देती है लेकिन वो कांग्रेस और केजरीवाल को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो अब्बा की निशानी बना के फिर इनको कैद करना चाहती है। तो वही स्थिति है इस देश में। अब लोग केसीआर ओसीआर आएंगे, अभी तो उनकी बहुत लड़ाई बाकी है। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है तमाम एकजुटता पर कि पत्ता पत्ता दिन मुरझाया, फूल फूल मुरझाई रात, चर्चाओं के दौर चले पर रही अधूरी उनकी बात। मैं और हम के बीच फासला शर्तों से कब मिटता है, प्यार कहाँ तक शेष रहा जब जीत हार की बिछी बिसात। और कड़वे सच के कौर घुटक कर जैसे तैसे आए हैं, और शहरों से खाली लोटों को क्या दे पाएगा देहात। और अक्सर कोई भीगा बाहर, कोई भीतर से भीगा, वर्षा में सब भीगे लेकिन एक न हो पाई बरसात। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, आपने बड़ा तगड़ा मैसेज अपनी इस कविता के जरिए किया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं रुख करता हूं बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, क्या बटा हुआ विपक्ष बीजेपी को ज़्यादा मुफीद लग रहा है? और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप लोग विपक्ष को बहुत हल्के में ले रहे हैं, जबकि आप देख रहे हैं उनके पास एक से एक ताकतवर नेता हैं, जनाधार हैं और राज्यों में उनकी पकड़ है और उनकी सरकारें हैं। आप उनको हल्के में ले रहे हैं, कहीं ये बीजेपी को भारी न पड़ जाए? देखिए ब्रजेश जी, देश से सक्षम हाथों में है। आप आज जो हम ये कहते हैं कि भारत जो है आज $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया है, इसको पाने में हमको जो है 50 साल में हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचे थे, 18 साल में हम 2 ट्रिलियन में पहुंचे और 5 साल में हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचे हैं। तो रफ्तार जो है भारत की बढ़ने की, सक्षम नेतृत्व की उसकी निशानी है आपके सामने।
दूसरी बात ये कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो आप एक मापदंड बना सकते हैं, तो 8 साल के अंदर हमने 7 IIT बनाए हैं, 7 IIM बनाए हैं, 14 ट्रिपल IT बनाए हैं, 13 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई है, 16 एम्स बनाए हैं। और अगर 8 साल पहले के आप भारत का को देखेंगे तो लगभग इसका छू भी नहीं पा सकें, यानी कि एक 60 साल 65 साल का शासन और एक 8 साल का शासन में इतना अंतर आया है। मैं बात यहाँ पे विपक्ष के दलों की एक पॉलिटिकल बात भी करना चाहूँगा। उमा शंकर पांडे जी की ही बात को भी मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने समर्थन दिया था KCR को, तो वो KCR तो आगे निकल के कांग्रेस रह गई। उसी तरह समर्थन उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी दिया था भाजपा विरोध में, तो आम आदमी पार्टी उनका सारा वोट खा गई दिल्ली के अंदर। उसी तरह समर्थन उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को दिया था यूपी के अंदर, तो यूपी के अंदर भी उनका 32-35 साल का इतिहास हो गया है। वो ऐतिहासिक पुरुष बन आप बड़ी शरीफ पार्टी कांग्रेस को बता रहे हैं, और वो खुद जो है आप तो कांग्रेस को बड़ी त्यागी पार्टी बता रहे हैं। नहीं, वो त्याग करते रहे। अभी उनके नेता का भी एक बयान है, मैं बल्कि पांडे जी से कहूंगा थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आ रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि बाद में पार्टी इसको संभाल नहीं पाती है। पांडे जी, मैं भी कंफ्यूज हूं, और हमारे जैसे आप सभी कंफ्यूज होंगे कि श्रीमान राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं राहुल गांधी नहीं हूं, मैंने उनको मार दिया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि अब राहुल गांधी ने अगर राहुल को मार दिया है तो उनके अंदर से कौन बोल रहा है, उनके अंदर आकर के कोई जिन्न है या कोई और है, ये स्पष्ट थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आप चाहते हैं कि इसका जवाब दिया जाए? समझने में आसानी एग्जैक्टली, बस अभी लगे हाथ जवाब लीजिए। पांडे जी बात क्यों कही कि पांडे जी बता दीजिए भाई, इनको बात का जवाब दीजिए। मैं चाहता हूं कि इनके असमंजस खत्म करिए। ब्रजेश जी, भारत ऋषियों मुनियों और संतों का देश है। ऐसी बातें समझने के लिए इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए भारत की भावना की ज़रूरत होती है भारत को समझने के लिए। एक बात। दूसरी बात, देखिए ये कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमने एम्स खोल दिए, अभी अगर 16 एम्स में अगर समझ में आया क्या लिया जाए, लेट हिम एक्सप्लेन ना, हो सकता है आगे एक्सप्लेन करें, आप धैर्य से सुन लो इनको। देखिए आपने कहा गरीब मोदी के साथ है, 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया है मोदी को, मोदी जी ने खुद कहा है। तो देखिए उनका ज्ञान बड़ा विशाल है, वो तमाम ऋषियों को साथ बिठाते हैं, नाली से गैस बना लेते हैं, उससे चाहे ये तात्पर्य पूछ रहे हैं, वो राडार को क्लाउड से बताने में क्या प्रॉब्लम है? अरे राहुल गांधी का तात्पर्य बता दो ना पांडे जी, अद्भुत ज्ञानी है लोग, इनके ज्ञान को अभी हम लोग नहीं छू पाएंगे ब्रजेश जी। ओके, हाँ। दूसरी बात, वही ज्ञान हम समझ नहीं पा रहे, राहुल गांधी 16 एम्स की बात कर रहे हैं, 1 by 1, एक सेकंड। देखिए 16 एम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण जब इलाज कराने जाती हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बनाए हुए दिल्ली के एम्स में जाती है और कहीं नहीं जाते हैं। और बेचने वाला हिस्ट्री नहीं बताया इन्होंने, क्या क्या बेच दिया, रेल, भेल, गेल, सेल, जहाज, प्लेटफॉर्म, क्या क्या बेच दिया, बताया नहीं इन्होंने, बताया नहीं। तथ्यों का कैसे अडानी जी कैसे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बन गए, किसकी दया से, जो 2014 में 600वें नंबर पे थे, वो मोदी जी के 8 साल के शासन में दुनिया के दूसरे नंबर पे ये बताओ भाई, आपने जरूर जनता जानना चाह रही है, चमत्कारिक प्रदर्शन है। और जैसा कि तो बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन आ जाइए भारत जोड़ो, अब कौन है उनके अंदर, भारत जोड़ो पर आ जाइए आप। राहुल गांधी का कौन है, आ जाइए भारत जोड़ो पे आ जाइए। हाँ ठीक है, एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए आप, देखिए आलोक जी सुनिए उनको। हाँ, आप 20 सेकंड है पांडे जी, जरा वो रिपोर्ट बताइए, वो जो आपके उप मुख्यमंत्री जीवाणु तलाश रहे थे, कुछ रिपोर्ट आई, टी शर्ट, जूता, इससे आगे निकल पाए? अरे हेल्थ मिनिस्टर है, पता कर लिए, इससे आगे निकल पाए? जीवाणु के बारे में कुछ रिसर्च कंप्लीट हुई कि अभी और लंबा खींचने वाला है? बड़े ज्ञानी लोग हो, कुछ तो बता दीजिए। है ही नहीं भाई। अच्छा, एक पॉलिटिकल सवाल ले लो, चलिए आपस की राइवलरी का इश्यू छोड़िए। एक पॉलिटिकल सवाल ये, आपके खिलाफ एक मोर्चा तैयार हो रहा है पांडे जी, और ये मोर्चा ताकतवर लोगों का, ये कोई कमजोर लोगों का नहीं है। ब्रजेश जी, मैं आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसका जवाब देना चाह रहा था, रह गया था। मैंने जहां से शुरुआत की थी, देखिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी या उसके पहले जनसंघ कांग्रेस पार्टी से डायरेक्टली कभी नहीं लड़ पाई, इसीलिए जनसंघ ने जनता पार्टी में विलय भी कर दिया था। एक बार दोबारा भारतीय जनता पार्टी बनी। हमेशा यह हुआ है कि जनसंघ या आरएसएस की सोच के लोगों ने एक तीसरा मोर्चा बनाकर, जो एंटी बीजेपी होती है, उसके वोट
वो कांग्रेस को न जाने पाए, ये एक कौन सा तीसरा लॉजिक फ्रंट हुआ? खड़ा करते ये हैं। तीनों जो बड़े यही नेता ये सच्चाई है हमेशा ब्रजेश बीजेपी जी। के खिलाफ एक लड़े हैं। तीसरा फ्रंट खड़ा किया KCR जाता है। केसीआर और लड़े हैं, अभी अनूप जी अखिलेश कह रहे यादव और थे, उनकी पार्टी राम मनोहर बीजेपी से लड़ लोहिया, रही है, देखिए, अरविंद केजरीवाल तो लगातार ही लड़ रहे हैं। मैं बता, अरे लड़ तो रहे आप हैं, इनको मनीष क्यों कहते हो कि सिसोदिया- ये सब मनीष जो इनको सिसोदिया- वोट जा रहा है वो आपका वोट अरे था? मनीष सिसोदिया ऐश कर रहे हैं बाहर, सत्येंद्र डाल जैन दो जेल मसाज भैया। करा रहे हैं। ये कैसी लड़ाई है? कैसी लड़ाई है ब्रजेश जी? ये कोई आरोप होगा, अरे कोई ये आरोप evidence नहीं है होगा, तो तब क्या है? लगेगा। पूरा शराब का खरबों का घोटाला हो गया, ये खरबों का घोटाला, आप एक काम चार्जशीट करो में पांडे नाम जी, तक नहीं। गुस्सा ये करने क्या- के बजाय अरे ये सारे गुस्सा एविडेंस नहीं इकट्ठा है। करो और ब्रजेश कल जी, सीबीआई को दे आओ। क्या मनीष उत्तर सिसोदिया प्रदेश, अरेस्ट हो। दिल्ली और देश की जनता इतनी नासमझ है कि इस नूरा कुश्ती को नहीं समझ पा रही ओके, है? अनूप संडा जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनूप जी, बिना कांग्रेस के कोई थर्ड फ्रंट का या कोई अलायंस की कल्पना की जा सकती है जो बीजेपी का मुकाबला कर सके? कांग्रेस भले हिंदी पट्टी में कमजोर हो, लेकिन देश के अन्य राज्यों में वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने अपनी बात में कहा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत भाजपा के खिलाफ लड़ने वाली ताकत समाजवादी पार्टी है, तो उसी अनुपात में मुझे कृपया अपनी बात कहने के लिए समय दे दीजिएगा। आप बोलें, आप देखिए, बोले, पर्याप्त समय है। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, हम उस बारे में अभी कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहते हैं। मैंने शुरुआत में कहा कि अभी चीजें प्रारंभिक दौर में, किसी भी देश के बारे में जब आप एक पूरे देश को एक ऐसी शक्ति से बचाने का प्रयास कर रहे हैं जो शक्ति नफरत के आधार पर पूरे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाह रही है, देश को बांटना चाह रही है, तो चीजों को बहुत सतह पर देख करके ही फैसला नहीं किया जा सकता। अभी देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों के महत्व को भी आप इनकार नहीं कर सकते। इन क्षेत्रीय दलों के पास लोकसभा से लेकर के और कई विधानसभाओं में आप जानते हैं क्षेत्रीय दलों की सरकारें, केसीआर खुद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, और इन सारे क्षेत्रीय दलों को मिलाकर के अगर एक कोई शक्ति बनती है और उसके बाद आगे की क्या स्थिति होगी उसको तय करने के लिए अभी पर्याप्त समय है। कार्यक्रमों पर आधारित, मैंने शुरुआत में कहा कि हम समाजवाद की विचारधारा को मानने केसीआर वाले हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ भी खड़े हो, कांग्रेस की तरफ कैरेट भी लटका रहे हो और भविष्य की योजनाओं के बारे में खुलासा भी नहीं कर रहे हो। आप ये सर दो तरफा दो नाव में सवारी क्यों कर रहे हो? नहीं, हम तो अपने सिद्धांतों पर सवारी कर रहे हैं और अपने सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। हम कोई दो नाव की सवारी नहीं कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने शुरुआत में कहा था कि कार्यक्रमों पर आधारित, समयबद्ध कार्यक्रमों पर आधारित एक मोर्चा बने जो देश के जनता के सामने उन कार्यक्रमों को लेकर के जाए और जनता फैसला। तो अभी आप किसी अलायंस के साथ नहीं खड़े हो, ना कांग्रेस के साथ अभी और ना केसीआर के साथ। अभी क्या कोई अलायंस शक्ति में आ गया? किसी अलायंस की वो शक्ल बन गई है? सर, अपोजिशन के तीन बड़े लीडर जब एक स्टेज साझा करते हैं तो बड़ी राजनीतिक खबर होती है सर। देखिए, कभी चीजों की शुरुआत जब होती है जी, तो शुरुआत में हो सकता है 3 लोग हो सकता है अगली कोई रैली हो उसमें 13 लोग हो जाएं, कोई बात नहीं। वही तो मैं समझना चाहता हूं कि आप शुरुआत कर रहे हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया। शुरुआत है। समाजवादी पार्टी प्रत्येक दशा में चाहती है कि इस देश को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, शुक्रिया आपका अनूप संडा जी, हमारे साथ बने रहिए, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आसिम वकार मौजूद हैं, MIM के प्रवक्ता हैं। पिछड़ा अल्पसंख्यक सुरक्षित। बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहता हूं आप वकार साहब को भी सुने। वकार साहब, मेरा एक बड़ा प्रश्न है आपसे और राजनीतिक सवाल है और मैं चाहता हूं कि उसका आप जवाब भी दें। बिना कांग्रेस के क्या किसी थर्ड फ्रंट की या बीजेपी के खिलाफ किसी बड़े मोर्चे और अलायंस की कल्पना की जा सकती है इस देश की राजनीति में फिलहाल? सर देखिए, यहाँ जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई पे बात ही नहीं कर रहा है कोई। सर लड़ाई है देश को बचाने की, नौजवानों के भविष्य को बचाने की, और यहाँ मसला चल रहा है कि कांग्रेस के साथ जाएंगे या उसके साथ जाएंगे या उसके साथ जाएंगे, किसकी गाड़ी तेज चल रही है किसकी धीमी चल रही है। सर ये बहस नहीं है सर। अब वीरेंद्र भाई है नहीं इस वक्त, बढ़िया किस्से सुनाते हैं, तो उनसे थोड़ा सा प्रेरित होकर मुझे भी एक किस्सा याद आ गया। सर अक्सर आपने देखा होगा, किस्सा ही सुनाओ सर। गाड़ी ट्रक होता है उसके नीचे जूता लटका होता है।
सुनिए सर, सुनिए, जो गाड़ी ट्रक होती है, कभी देखा होगा आपने, चल रहा है तो उसमें जूता लटका होता जी है। जी, पुराना सड़ा जूता। तो मैंने एक साहब से पूछा, जूता काहे लटकाए हो गाड़ी के अंदर? हाँ, तो जूता काहे लटकाए हो? कहने लगे कि हमारे गुरु जी ने कहा है कि जूता लटका लेने से गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, जान बच जाएगी। तो मैंने कहा अगर इतना इंपॉर्टेंट है जूता और जूते से जान बच सकती है, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, तो एक जूता गले में लटका लो, जान ज्यादा कीमती है ट्रक से, लटकाओ गले में और चलो। ये किसके लिए कह रहे हो सर, किस वाले अलायंस तो के थोड़ा लिए सा शांत हो गया सर। अरे सर, अरे सर, अरे सर, सर, अरे सर, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, आप तो मुझे फंसाने लगते हैं। मैंने ये बात ऐसे ही कह दी है सर कि ऐसे जूता लटकाने से मतलब एक्सीडेंट नहीं लाइव बचता डिबेट है। में जूते की कहानी सही गाड़ी सुना चलाने रहे से और कह रहे हैं एक्सीडेंट बचता गले है। में जूता डाल लो। सुनिए सर, और राजनीतिक चर्चा हो रही है और आप कह रहे हो कि मुझे फंसाओ मत। अरे सुनिए सर, आप बेइज्जती कर रहे हो दो अलायंस की। अरे सुनिए सर, अरे सुनिए सर, मैं ये कह रहा हूं कि एक्सीडेंट जो होता है वो जूता लटकाने से नहीं बचता है। सही गाड़ी चलाइए, जूता एक्सीडेंट नहीं होगा। पांडे जी, ये तो अपमानजनक ये है। विचार होते हैं, सोच होती है पांडे जी, आदमी ये की। अपमानजनक है। देखिए, गठबंधन आप 10 कर रिस्पॉन्ड करेंगे लीजिए। पांडे जी? नहीं, गठबंधन नहीं, 10 कर उमाशंकर जी, लीजिए, रिस्पॉन्ड गठबंधन से नहीं। ये बेइज्जती कर रहे सही हैं। फैसले इनका लीजिए, दर्द कहीं से तो सही बहेगा। पॉलिटिक्स, अभी आप खुद सही को वक्त पे स्पष्ट सही कर कदम। लें, क्या खुद को ये स्पष्ट कर लें ये कहाँ खड़े हैं, फिर उस पर भी तो चर्चा कोई हो चिट्ठी जाएगी। बुलाए तो भैया, वो तो कह रहे हैं आएंगे, कोई बुला तो लो। नहीं। ना आप बुलाओगे ना केसीआर, अब अपना आदमी भी नहीं बुला रहा। देखिए, तो ये जूता वाली बात तो करेंगे ही। आसिम, अच्छा, इनकी पीड़ा समझो ना। देखिए, ना घर वाला बुला रहा है ना आप बुला रहे हो। तो ये देखिए, ये तो जिसके साथ है वो भी जानते हैं ये भी कि हम किसके देखो, साथ पहले राउंड में इनका वो गुस्सा फूटा नहीं, इस बार कहानी के जरिए वो फूट गया है ना। वो ये जिसके साथ है वो इनको बुला नहीं रहे हैं सर। मेरा तो वक्त आप अब इनको दे इसमें, दिया। अब इसके आगे मैं क्या कहूं सर, मेरा वक्त तो आप इनको दिए दे रहे हैं। नहीं, आप ही बोलो, आप ही बोलो। अब क्योंकि आपने ऐसी बात कह दी तो जवाब ले लिया, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? बोलो वकार साहब। नहीं, देखिए, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। देखिए, मैं पता नहीं, मेरी प्रॉब्लम एक ये है कि मैं सच्ची बात बोल देता हूँ। ये इतनी देर से कह रहे हैं कि फला के खिलाफ इतने केस, उसको जेल नहीं भेजा, फला चोर, उसको जेल नहीं भेजा। सर, केस तो जीजा जी के खिलाफ बहुत थे, वो जिम्मेदारी तो भाजपा ने ले रखी है। वो जमीन कब्जा, जेल तो वो जिम्मेदारी भाजपा ने ली थी। जेल तो नहीं सर, सुनिए पांडे सर, जी, मसला अब ये सुनने की है कि क्षमता जो जेल जाए, अब नहीं, छेड़े सुनिए हो सर, तो सुनो भी। जो जेल जाए वो नहीं, जो जेल जाए, जिसको जेल भेज दिया जाए वो दुश्मन बीजेपी का, और जो जेल ना जाए वो बीजेपी का दोस्त। ब्रिजेश जी, हमें 2 सेकंड दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वैभव माहेश्वरी की बारी है। जेल नहीं जाएगा, नहीं, इसका जवाब तो देना मैं दूंगा पड़ेगा। जवाब। सर जेल समझ नहीं, दे दूंगा। सर जेल तो सर जीजा जी भी नहीं गए, और जेल तो राहुल जी भी नहीं गए। तो क्या माना जाए? मतलब अगर विपक्ष में से कोई जेल नहीं जा रहा है तो वो बीजेपी का दोस्त हो गया, और जेल जा रहा है तो बीजेपी का दुश्मन है। वैभव माहेश्वरी तो क्या जेल तो बिना सर कांग्रेस के कोई जीजा जी तीसरा भी नहीं अलायंस गए बन ना। सकता है? और जेल तो शुक्रिया आपका आप भी नहीं वकार गए साहब। सर। क्या माना ब्रिजेश जी, जाए? ये क्या पैमाना है सर? ब्रिजेश जी, क्या पैमाना अगर है देश सर? को थैंक यू विकल्प सर, चाहिए, थैंक यू सर। या वैभव जी, गो अहेड। ब्रिजेश जी, अगर देश को विकल्प चाहिए तो विकल्प का मतलब ये बीजेपी और कांग्रेस को एक पाले में रखना पड़ेगा। विकल्प का मतलब इन दोनों के अलावा दूसरे ऑप्शन, क्योंकि इन दोनों की राजनीति ने ना देश का जो हाल किया है वो आज सबके सामने है। ना कोई हमारे देश का एजुकेशन के मामले में कोई स्थान है विश्व में, ना कोई हेल्थ के मामले में, ना रोजगार, ना टेक्नोलॉजी के मामले में। तो वो विकल्प का मतलब ही होता है कि गैर भाजपा, गैर कांग्रेस की सरकार, जो कि आज के मॉडर्न जमाने की जरूरतों को समझते हुए और आज कोरोना प्रबंधन के लिए भारत में तमाम देशों को जो है हम लोगों ने वैक्सीन दी है। ये कह रहे हैं ना तो स्वास्थ्य में है ना शिक्षा में है। वो अभी मैंने वैक्सीन आप बताया देते शिक्षा के रहिए क्षेत्र में पब्लिक, कितना लेकिन काम अब किया आपको गया है। वैक्सीन दे, ये तो बहुत यानी जरूरी कि है। ये वैक्सीन अरविंद देते केजरीवाल रहिए की पार्टी और का मोदी काम है जी को खाली झूठ धन्यवाद बोलना देते रहिए, क्योंकि और झूठ मोदी बोल जी करके नेपाल के करना। प्रधानमंत्री हैं, तो भारत है, के लोग जो है उनको शिक्षा वैक्सीन का पर मॉडल धन्यवाद दे दिल्ली में रहे लेकर के आए थे, हैं। एक हमारे नया पैसे कॉलेज से बनाया बोर्ड नहीं लगाते आपने, हो, कहते हो और मोदी आप जी कहते हैं हमने धन्यवाद। शिक्षा बनाई है। सुप्रीम कोर्ट कोई की नया झाड़ अस्पताल खाते हो, बनाया नहीं फिर दिल्ली कहते के हो अंदर, मोदी जी आपने कहा धन्यवाद। अस्पताल बनाया है। मतलब तो ऐसे झूठ शर्म बोलने आनी वाली चाहिए। पार्टी और और शर्म की तो बात खैर कर रहे हैं बीजेपी हो तो उनके आनी नहीं है। कम से कम कुछ अपना शर्म ऐसा आनी आचरण चाहिए। करके लेकिन मैं दिखाते कह रहा हूँ देश कि को आप तो मालूम बीजेपी है तो पड़ता। आपको शर्म इतनी क्यों आएगी? नकारात्मक राजनीति करते हैं आप, तो इतनी नकारात्मक बातें आपके अफसोस अंदर की बात है कि भारत आज यहाँ हमारे पैसे से $3.5 मोदी जी ट्रिलियन डॉलर की धन्यवाद इकोनॉमी कर- बन के बैठा हुआ है। हमारे पैसे से देश मोदी ने जी कुछ किया ही धन्यवाद नहीं है कर- आपके क्यों कर रहे थे लिए। भाई? मोदी जी नेपाल के प्रधानमंत्री, तो आप इस तरह चाइना की के नकारात्मक प्रधानमंत्री। बातें मत करिए। अपने ये देश के अखिलेश, लोगों ये को जो है, वैक्सीन इससे लगवा जो रहे है हैं। आप वो देश भी का सुप्रीम कोर्ट की बहुत झाड़ खराब पे, करिए। जिसको आप देश बेचना आज अपने चाहते पैरों थे, पे खड़ा हो रहा उस है। पर धन्यवाद देश बोल का रहे हैं। युवा आज बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया नहीं आपका, देख बहुत रहा बहुत है। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी धन्यवाद, आज थैंक यू, देश को टाइम आगे ओवर। लेके जा बहुत रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आप सभी अतिथियों का, मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज सब परिचर्चा में आप सब सम्मिलित हुए। बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया। 18 जनवरी 30 जनवरी नज़र रखिएगा स्टेज में कौन किसके साथ है, वही आगे चलकर 2024 में एक अलायंस का पार्ट बनने जा रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।